नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर अंशुल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आप सभी को ज्ञात होगा कि इस माह को केंद्र सरकार ने पोषण माह के रूप में मनाने का फैसला लिया है और इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे आज के एक्सपर्ट हैं राजकीय कन्या महाविद्यालय शिमला में न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट में एचओडी के पद पर तैनात डॉक्टर ज्योति पांडे जी। डॉक्टर साहब, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर जी। डॉक्टर साहब, चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस माह को पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर साहब मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि पोषण माह को मनाने के पीछे क्या कंसेप्ट है, क्या इसका उद्देश्य है? जैसे इस साल 2023 में ये जो पोषण माह मनाया जा रहा है, इसकी मुख्य थीम ये है कि सभी के लिए किफ़ायती आहार उपलब्ध कराना। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये 1982 में ये प्रोग्राम शुरू किया था और इस बार की थीम के अनुसार ये है कि हर नागरिक को, किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो लो इनकम ग्रुप का हो, चाहे वो मिडिल इनकम ग्रुप का हो, चाहे वो हाई इनकम ग्रुप का हो, सभी को संतुलित आहार कुछ मात्रा में उपलब्ध हो सके। तो ये इस बार थीम लेके चली गई है और इसके पीछे यही लक्ष्य है कि हर व्यक्ति को जानकारी मिल सके कि क्या महत्व है संतुलित आहार का, क्या महत्व है न्यूट्रिएंट्स का, कैसे वो स्वस्थ रह सकते हैं। कहते हैं कि अगर व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा तो देश भी आगे बढ़ सकेगा। तो इस दृष्टिकोण को रखते हुए इस बार ये पूरा महीना ही पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न उठता है कि जैसे हम पोषण माह तो मना रहे हैं, मगर अगर हम बात करें पोषण की या ये कहें कि एक बैलेंस डाइट की, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि एक बैलेंस डाइट किस प्रकार की होती है, कैसे हम अपने पोषण को पूर्ण रूप से ले सकते हैं। देखिए, जो संतुलित आहार होता है उसे कहते हैं कि जब आहार में जितने भी पोषक तत्व हैं वो सही मात्रा में, सही अनुपात में व्यक्ति की उम्र, व्यक्ति की लिंग, व्यक्ति की कार्य, मतलब वो कितना काम कर रहा है, किस उम्र का है, किस स्टेटस में है, मतलब कि ऐसा तो नहीं कि कोई गर्भवती स्त्री है, कोई किशोरावस्था में है, कोई वृद्धावस्था में है। जब इन सभी फैक्टर्स को, इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए एक व्यक्ति सभी पौष्टिक तत्वों को उचित मात्रा में, उचित अनुपात में लेता है तो संतुलित आहार हो जाता है। लेकिन अब संतुलित आहार भी दो व्यक्ति का सेम नहीं हो सकता जी, क्योंकि उसके जितने भी आप देखेंगे कि अगर मैं बात करूं कि बायोकेमिस्ट्री की एक व्यक्ति की तो दूसरे व्यक्ति से अलग होती है, जेनेटिक्स की बात करूं वो भी भिन्न होती है ना। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट को लेके चलें, जैसे वजन है या उसको कोई बीमारी हो रखी है या उसके जैसा लाइफस्टाइल है उसके अनुसार भी संतुलित आहार जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे हम बात करें कि हर व्यक्ति का अलग संतुलित आहार है, तो निश्चित तौर पे ये तो नहीं कह सकते कि हर एक व्यक्ति के लिए एक डाइट चार्ट बनाया जा सके, मगर अगर कोई व्यक्ति एक कॉमन टर्म में समझना चाहे कि इन न्यूट्रिएंट्स को या ये कहें कि एक अपनी डाइट को खुद से बैलेंस करना चाहे, तो वो कौन से मुख्य घटक रहेंगे एक बैलेंस डाइट के, मैं वो चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे आप देखिए, अगर मैं जब संतुलित आहार की अभी हम लोग बात कर रहे थे तो 5 पोषक तत्व हैं जो मुख्य रूप से वो हम कह सकते हैं कि मेन एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट है। वो आपका एक कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन्स हैं, मिनरल्स है। तो इन 5 पोषक तत्व को उसको अपने आहार में शामिल करना है। लेकिन अब किस पोषक तत्व को वो किस मात्रा में शामिल करें। किसी व्यक्ति से अगर हम पूछते हैं और वो अगर मान लीजिए इंडियन है तो सुबह से लेकर शाम तक उसने कौन सा पोषक तत्व ज़्यादा लिया या कौन सी चीज़ ज़्यादा खाई, तो आप पाएंगे कि रोटी है, चावल है, वो उसकी प्लेट में ज़्यादा दिखता है ना सुबह से शाम तक में। और ये दोनों ही चीज़ें आपके कार्बोहाइड्रेट की सोर्सेज हैं। तो अब क्या ध्यान देना है किसी भी व्यक्ति को कि उसे अपनी ऊर्जा का मुख्य भाग कार्बोहाइड्रेट से लेना है। दूसरा चीज़ जो आई फिर उसके बाद वो प्रोटीन पर आ जाएगा। एक कहते हैं ना फूड पिरामिड होता है कि नीचे की तरफ सबसे जो मोटा आकार है नीचे दिख रहा है, उसको बेस जो दिख रहा है एक पिरामिड का या एक ट्रायंगल का, वो आपको अपने कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज से फुलफिल करना है। दूसरा फिर आप प्रोटीन ले लीजिए। प्रोटीन के जो भी सोर्सेज हैं, दालें हैं, नॉन वेजिटेरियन चीज़ें भी हैं, आपके ड्राई फ्रूट्स भी हैं जो आपके इसके सोर्सेज हैं, तो उससे प्रोटीन ले लीजिए। तीसरे में फिर आपका विटामिन और मिनरल। तो जब इस दृष्टिकोण से आप लेंगे कि ज़्यादा आपकी प्लेट में कार्बोहाइड्रेट रहना चाहिए, उसके बाद प्रोटीन उससे थोड़ा सा कम, उससे भी कम विटामिन और मिनरल रखिए, और फिर आपने शुगर या मीठी चीज़ों को और फैट्स, वसा को। तो सबसे कम आप ध्यान देंगे कि आपकी पूरी डाइट में जो आप आहार ले रहे हैं सबसे कम वसा और मीठी चीज़ें आपने रखा। तो इस तरीके से अगर आप लेंगे और इन पोषक तत्वों को आप शामिल करेंगे तो बहुत ही आराम से आप स्वस्थ जीवन की तरफ बढ़ सकेंगे।
जी डॉक्टर साहब, एक प्रश्न आता है कि आज के समय में जैसे सोशल मीडिया भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लोगों को बहुत सी इन्फॉर्मेशन इंटरनेट से मिल जाती है, बहुत से डाइट प्लान इस समय इंटरनेट में या ये कहें कि मार्केट में अवेलेबल हैं, बहुत तरह से लोग किसी को भी फॉलो कर लेते हैं। तो मैं इसमें डॉक्टर साहब आपसे ये जानना चाहूँगा कि कोई व्यक्ति ये कैसे डिसाइड करे कि कौन सा डाइट प्लान उसको फॉलो करना है या किस चीज़ को वो अपना सकता है? देखिए, सबसे पहले तो जब आपने पूछा मुझसे कि कौन सा डाइट प्लान, बिल्कुल सही आपने कहा, बहुत से डाइट प्लान आजकल मार्केट में हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू लोगों पर आ रहे हैं। जैसे वेगन डाइट है, वेजिटेरियन डाइट है, कीटॉक्स डाइट है, तो क्या कहते हैं, नो कैलोरी डाइट है। तो बहुत ढेर सारी डाइट्स है। तो कई बार बड़ा कन्फ्यूज़न होता है कि क्या मेरे लिए वेगन डाइट अप्रोप्रिएट है या मेरे लिए वेजिटेरियन डाइट अप्रोप्रिएट है। तो सबसे पहले तो एक व्यक्ति को किसी भी तरफ जाने से पहले उसको अपना बायोकेमिकल असेसमेंट लेना चाहिए, उसे अपना न्यूट्रिशनल असेसमेंट, आप अपना पोषणात्मक आकलन कीजिए कि कौन से पोषक तत्व की आपके शरीर को आवश्यकता है। फिर दूसरी चीज़ आती है, आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं कि क्या बेहतर होगा आपके लिए, क्या आपके लिए वेगन डाइट बेहतर होगी। वेगन डाइट कहते हैं कि वेगन डाइट जो है उसमें कोई भी आप एनिमल सोर्सेज से जितनी चीज़ें आप ले रहे हैं वो नहीं खाते हैं वेगन डाइट में, कि चाहे वो मिल्क प्रोडक्ट है वो भी रेस्ट्रिक्टेड है, एग है, नॉन वेजिटेरियन जितनी भी चीज़ें हैं वो पूरी रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि उनका सोर्स एनिमल है। वेजिटेरियन में जब आ जाते हैं तो वेजिटेरियन में आप एनिमल सोर्सेज से भी जो चीज़ें जैसे मिल्क है, मिल्क प्रोडक्ट जितने भी हैं वो सभी वेजिटेरियन में आप इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर आप वेगन डाइट ले लेंगे तो आपका प्रोटीन इंटेक बहुत ही कम हो गया क्योंकि प्रोटीन तो मेन सोर्स उनका इधर से ही आ रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपको नहीं करनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि कौन रिकमेंड कर रहा है आपको, उसकी रिकमेंडेशन क्या है। क्या ऐसा तो नहीं है कि वो दिखा रहे हैं कि तुरंत इससे ये क्विक आपको रिजल्ट मिल जाएगा। उदाहरण के तौर पे आपको कई बार एड्स में, एडवर्टीजमेंट में दिखता है कि वज़न कम करने के लिए ये सप्लीमेंट लीजिए और आप बहुत ही जल्दी विद इन ए मंथ 10 और 12 kgs आप रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं। अगर वो आप लेना शुरू करते हैं तो आपके शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो जाएगा। तो आप बायोकेमिकल असेसमेंट कराइए, डॉक्टर से भी सलाह लीजिए, फिर खुद का भी आप आकलन कीजिए कि किस प्रोडक्ट की आपको कितनी मात्रा में या किस न्यूट्रिएंट की ज़रूरत है। ये ज़रूरी है कि हम जिस भी चीज़ को फॉलो करें, जिस भी डाइट को हम फॉलो करें, तो हम उसमें स्वयं का आकलन भी करते रहें कि वो हमें सूट कर रही है या और नहीं कर रही है। एडवर्टीजमेंट को भी आप बहुत ही अगर मैं कहूँ कि बहुत अच्छे से आपको एनालाइज करना चाहिए। अगर मान लीजिए उन्होंने रिकमेंड कर दिया है और रिकमेंडेशन उनकी किस बेसिस पर है, 1 या 2 स्टडी के बेसिस पर वो रिकमेंडेशन उन्होंने दे रखा है कि आपने इस प्रोडक्ट को खाया और आपकी हाइट बढ़ गई, है ना, तो वो भी आप पढ़िए कि उसमें क्या दिया हुआ है, कितनी कैलोरीज है उसमें, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं, कितने ट्रांस फैट्स उसमें है, कितना शुगर का उसमें है, एडेड शुगर कितनी है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए उसके बाद कुल मिला के कहा जा सकता है कि किसी भी डाइट को हमें मतलब आंख बंद करके, आंख मूंद के फॉलो नहीं करना है। एक टेस्ट कराना ज़रूरी है, डॉक्टर से सलाह लेनी ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, एक आज के समय में सुपर फूड्स का बहुत चलन है, बहुत सुनने में आता है शब्द सुपर फूड्स। मैं चाहूँगा ये सुपर फूड्स क्या हैं और इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये आपने पूछा कि सुपर फूड्स क्या हैं। अगर मैं अपना इसमें व्यू बताना चाहूँ तो आज के दौर में मिलेट्स बहुत ही सुपर फूड कैटेगरी में आ रहे हैं। मिलेट्स एक ऐसी चीज़ है, किसी को भी सुपर कहने के पीछे कई चीज़ें हमें देख लेनी पड़ती हैं कि खाली इसलिए ही सुपर फूड उसे नहीं कह दिया कि वो हमारे लिए बेहतर था। सुपर फूड इसलिए भी कहा कि वो हमारे पूरे एनवायरनमेंट के लिए भी एक तरीके से इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। अगर उसका प्रोडक्शन भी मिलेट का हो रहा है तो उसमें आप पाएंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस भी कम निकल रही हैं, उसमें आपका वाटर का भी कम प्रयोग हो रहा है। बहुत आसानी से कम पैसों को खर्च करके, कम संसाधनों को व्यय करके आप मिलेट का उत्पादन कर सकते हैं। जब हम उसको स्वास्थ्य के उस पर तौलते हैं तो आप पाएंगे कि मिलेट्स एक ऐसा है, सुपर फूड है, जो कि एक व्यक्ति के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो डाइजेशन के लिए, चाहे वो और भी रोगों से दूर रहने के लिए, हर तरह से ये मिलेट्स जो है वो आपका बहुत अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने मिलेट्स की बात की कि सुपर फूड्स हैं, मैं चाहूँगा मिलेट्स के उदाहरण अगर आप हमारे दर्शकों को दें। जैसे रागी है, ज्वार है, बाजरा है, ये सारे आपके जितने भी मोटे अनाज स्पेशली हैं वो सारे आपके
इसमें सुपर फूड्स कैटेगरी। सुपर फूड तो डॉक्टर साहब, कैटेगरी जैसे में इनको मोटे अनाज को लेने का कोई स्पेशल विधि है कि इनको इस तरह से खाया जा सकता है, या जैसे नॉर्मली हम अपना खाना खाते जैसे हैं जैसे आप नॉर्मल खाना खाते हैं वैसे भी खा सकते हैं। आप उसको बॉईल करके सैलेड की फॉर्म में भी खा सकते हैं, उसकी दाल बना के, उसकी खिचड़ी बना के, उसकी और भी पॉरेज बना के या फिर खीर बना के, मतलब जैसे नॉर्मल आप चीज़ों को यूज़ करते हैं, अपने सीरियल्स को यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही आप मिलेट्स का भी प्रयोग कर सकते जी। हैं और बहुत आसानी से आप अपनी आहार में शामिल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में बहुत बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आती है कि हम जल्दी में होते हैं, पर अनाज तो हमें लेना है या खाना तो हमें खाना है, तो हम क्या करते हैं, फास्ट फूड की तरफ चले जाते हैं। हमें लगता है इजीली अवेलेबल है, साथ में लेके जाया जा सकता है, खा लेते हैं। पर बहुत बार हमने भी सुना है, बहुत से एक्सपर्ट्स ने भी हमारे प्रोग्राम में आके ये बात कही है कि फास्ट फूड हमारे लिए अच्छे नहीं होते। तो इनके विकल्प क्या हो सकते हैं? क्या हमारे पास अच्छे खाने में, न्यूट्रिशन डाइट में भी ऐसे फूड अवेलेबल हैं जिनको हम फास्ट फूड कैटेगरी में डाल के अच्छा एक पोषण ले सकते हैं? बहुत से ऐसे भोजन हैं, बहुत से ऐसे आहार हैं जिनको आप फास्ट फूड, हम उसे ही कहते हैं जिनको बनाने में हमें कम समय लगे। उसी को हम बोल देते हैं कि इतनी दौड़ भरी ज़िंदगी में समय कम है, तो क्यों ना हम ये चीज़ फास्ट फूड ले लें, है ना। और कई बार हमारी स्ट्रेस भरी जो ज़िंदगी है उसमें वो ठीक भी बैठ जाता है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन उस पर भी हम अभी चर्चा करेंगे। तो लेकिन फ़ास्ट फूड के अल्टरनेटिव्स बहुत से हैं। जैसे एग्जांपल दूं कि आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, सूप्स ले सकते हैं, स्मूदीज़ ले सकते हैं, शेक्स ले सकते हैं फ्रूट्स का यूज़ करके। उसमें भी बहुत कम टाइम लगेगा और वो न्यूट्रिशियस भी होगा। एक तरीके से वो आपका सस्टेनेबल ईटिंग हैबिट में आ जाएगा, ऐसी चीज़ों को आप लेते हैं। लेकिन आप फास्ट फूड लेते हैं तो वही चीज़ है, फास्ट फूड कह दिया तो जितनी जल्दी आप ले रहे हैं वो उतनी ही जल्दी आपको अपनी लाइफस्टाइल से दूर भी करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स तो हैं। ये कहा जा सकता है कि हमारे पास ऑप्शंस हैं, अगर हम अपने आसपास थोड़ा कोशिश करें तो हम हेल्दी डाइट को भी फास्ट फूड में इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपने कहा हम स्मूदीज़ या शेक्स बना सकते हैं, फ्रूट के दूध में घोल के हम उनको शेक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न जो मेरे दिमाग में इस वक्त आ रहा है कि अगर हम बात करें हेल्दी डाइट लेने की, और जैसे हमने कहा कि भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आजकल हर एक मनुष्य जी रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग मेंटल स्ट्रेस में आ जाते हैं। और बहुत बार ये सुना गया, जैसे आपने शुरुआत में भी कहा कि अगर आप खाना अच्छा खाएंगे तो आपका तन और मन दोनों स्वस्थ रहेगा। तो ऐसे कौन से आहार हैं या ऐसे कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इंक्लूड करने चाहिए जिससे कि हमारी मेंटल हेल्थ स्वस्थ रहे? जैसे आपने कहा भी कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का निवास होता है, तो अगर स्वस्थ तन रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, तभी हमारा मेंटल पीस भी हमें मिल पाएगी। अब स्वस्थ तन के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छे न्यूट्रिएंट्स लें, संतुलित आहार लें। लेकिन जब कभी भी हम स्ट्रेस में होते हैं, तो स्ट्रेस में होने की वजह से जब हम किसी भी मानसिक तनाव में रहेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा स्पीड अप होने लगता है। उसकी वजह से ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, मतलब हमारा शरीर मांगेगा और ऑक्सीजन को और न्यूट्रिएंट को, भूख थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर थोड़ा सा मैं साइंटिफिकली जाना चाहूँ तो ये भूख इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि हमारा जो कॉर्टिसोल हार्मोन है उसका सिक्रीशन जो है बढ़ जाता है। और जब भूख बढ़ती है, हम स्ट्रेस में हैं तो टाइम हमारे पास कम रहेगा, या हम मोटिवेटेड भी नहीं रहेंगे कि हम किचन में जाके कुछ पकाएं या कोई कहीं से हम कुछ लेके आएँ। तो ऐसे केस में क्या होता है कि हम फास्ट फूड लेने की तरफ जाते हैं। जब हम ऐसी चीज़ें लेते हैं तो उसका हमारे शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। अब आपने कहा कि जब कभी भी हम स्ट्रेस में हैं या स्ट्रेस को दूर करने के लिए हम कैसा भोजन लें या कौन से न्यूट्रिएंट्स लें, तो न्यूट्रिएंट्स की तो मैं बात करूंगी कि आपको जो भी ये जो पांचों न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की, पांचों ही न्यूट्रिएंट लेने हैं, लेकिन वाटर का कंजम्पशन बढ़ा दीजिए। अपने खाने का जो तौर तरीका है, मतलब आप अगर स्ट्रेस में हैं तो इसलिए मत खाइए कि आपने ध्यान नहीं दिया कि आप कुछ भी खा जा रहे हैं और कितनी भी अमाउंट में खा रहे हैं, तो वो हेल्दी है कि नहीं उस पर ध्यान दें। विटामिन और मिनरल्स ले रहे हैं जो आपको कहते हैं कि रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ले सकते हैं जो आपको एक तरीके से स्ट्रेस रिलीविंग रहेगा। उसके बाद मेडिटेशन कर सकते हैं। भोजन आप कर रहे हैं तो उसके बीच में कम खाना, कई अंतराल पर ले लें। ये ना करें कि आप एक साथ ज़्यादा खाना ले रहे हैं स्ट्रेस में। तो ये कुछ नियम है आप कह सकते हैं जिसको अपना के आप अपने तनाव को भी दूर कर सकते हैं और
पोषक तत्वों को भी सही मात्रा में ग्रहण कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बैलेंस डाइट में कंसेप्ट आता है एंटीऑक्सीडेंट्स का। बहुत बार हमने सुना है कि आप एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर खाना खाएं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं और हम इन्हें कहाँ से ले सकते हैं? देखिए, एंटीऑक्सीडेंट जो होता है, जैसे विटामिन ए है, बी है, सी है, ये सारे उदाहरण हैं एंटीऑक्सीडेंट के। मतलब जिसमें भी, जिस प्रोडक्ट में भी, जिस भोजन में भी आपका विटामिन ए पाया जा रहा है, या बी या सी या ई या B12, तो वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। अब इसको मैं बहुत अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी, एंटीऑक्सीडेंट ठीक उसी प्रकार से काम करता है जैसे अगर आप मान लीजिए आपके शरीर में भोजन गया, तो भोजन गया तो उसका ऑक्सीकरण होगा। ऑक्सीकरण कहने का मतलब है, एज ए लेमन की लैंग्वेज में समझाना चाहूँ, एक लकड़ी को आप जलाते हैं तो वो ऊर्जा देता है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है उस लकड़ी का, तभी वो ऊर्जा मिल रही है, बाद में वो राख छोड़ के जा रही है ना। भोजन आपने ग्रहण किया, लिया, उसका शरीर में ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण करने के बाद उसमें से कुछ रेडिकल्स भी निकले। तो ये एंटीऑक्सीडेंट का क्या काम है कि इन रेडिकल्स को फ्री करना, उसको आपकी कोशिकाओं तक पहुंचने ना देना। मतलब ये जो ऐसी चीज़ें, जो वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है आपके भोजन के पाचन के बाद, उसका प्रभाव आपके कोशिकाओं पर ना पड़े, आपके शरीर पर ना पड़े, वो एंटीऑक्सीडेंट का कार्य होता है जी। तो एक व्यक्ति को अपने आहार में एंटीऑक्सीडेंट को भी ज़रूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि वो जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहे हैं उनके दुष्प्रभाव से तो इनके मतलब ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनकी इजीली अवेलेबल? जैसे अगर मैं आपको विटामिन ए की बात करूं, तो विटामिन ए के सोर्सेज जो होते हैं वो आपके येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल हैं, वो सारे विटामिन ए के सोर्सेज हैं। बी के भी सोर्सेज अनाज हैं, दालें हैं, उनमें विटामिन बी, मतलब जितने भी आपके फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मैक्सिमम उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि अगर हम अपने आसपास की सीजनल चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दें तो शायद एंटीऑक्सीडेंट्स हम जल्दी ले सकते हैं। हाँ, एक जैसे भी आपने सीजनल चीज़ों की बात की, तो कई बार मेरे पास ये प्रश्न आता है कि लोगों को फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल खा के ही हम हेल्दी हो सकते हैं, लेकिन इनके ऑल्टरनेटिव्स भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो न्यूट्रिएंट्स फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में पाए जा रहे हैं वो आपके ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में या फिर फ्रोज़न फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में नहीं पाए जा रहे हैं। ध्यान क्या देना चाहिए एक व्यक्ति को कि सपोज़ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल में जो कि फ्रेश है, उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, क्या उसके बराबर वो फ्रोज़न फूड या ड्राइड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ले रहा है कि नहीं? तो अगर अवेलेबल नहीं है फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, देन यू कैन गो फॉर दिस। मतलब कुल मिला के कहा जा सकता है कि हर बार फ्रेश लेना ही ज़रूरी नहीं है, हमारे पास अदर ऑप्शंस भी हैं कि हम उनके बदले ड्राई फ्रूट्स या फ्रोज़न फ्रूट्स भी ले सकते हैं। बस उसमें जब भी आप देखें तो उसकी लेबल्स को अच्छी तरह पढ़ें कि कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जा रहे हैं, कौन सी चीज़ें उसमें हैं, कितनी मात्रा में चीज़ें हैं, कितना पर, अगर वो डाइट या पर बाउल खा रहे हैं तो कितनी चीज़ों का इंटेक उनका शरीर कर रहा है, क्या उस हिसाब से वो कार्य कर रहे हैं कि नहीं, फिजिकल एक्टिविटी उनकी कितनी है। तो ये भी देखना, कहते हैं ना कि भैया वेट लूज़ करने के लिए लोग कहते हैं कि ये चीज़ मत खाओ या ऐसा मत करो, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। वेट लूज़ करने के लिए आपका शरीर जितना मांग रहा है वो तो लीजिए, साथ में आपकी एक्टिविटी भी संतुलित मात्रा में। डॉक्टर साहब, इसी से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है कि हमारे भारत देश की बात करें तो बहुत सी महिला जनसंख्या ऐसी हैं जिनका वेट बहुत ज़्यादा है। खैर पुरुषों में भी अब ये बहुत आम हो गया है। तो जैसा आपने कहा कि वेट लूज़ करने के लिए हम फूड लेते हैं, और बहुत बार हमने सुना है इंटरमिटेंट फास्टिंग का एक कंसेप्ट आता है इसमें वेट लूज़ करने के लिए। तो मैं चाहूँगा क्या ये कंसेप्ट कितना कारगर है और इसको किस तरह से अपनाना चाहिए, नहीं अपनाना चाहिए, इस पर आपके क्या विचार हैं? दो टर्म्स आपको बहुत सुनने में आजकल आते होंगे, एक तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का आता है और एक आता है कि टाइमली इनटेक कितना होना चाहिए। तो पहले तो मैं आपको दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि किसी भी व्यक्ति को अपना ब्रेकफास्ट, लंच, मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ में अपने फूड के संदर्भ में अगर मैं बात करूँ, फूड इनटेक के रिलेशन में, तो वो बहुत ही डिसिप्लिन रखना चाहिए। ब्रेकफास्ट ज़रूर करें, क्योंकि ब्रेकफास्ट अगर आप नहीं करते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म जो होता है वो स्लो हो जाता है। ब्रेकफास्ट नहीं किया तो लंच, ऑब्वियस सी चीज़ है कि फिर आप ज़्यादा लेंगे तो वो आपके आंतरिक जो संरचना है, आंतरिक कार्य जो आपके मेटाबॉलिज्म चल रहा है, चयापचय दर जो है वो उसको प्रभावित कर देगा। दूसरी बात जो आपने कहा इंटरमीडिएट फास्टिंग की, इसी से मैं कोरिलेट करना चाहूँगी। इंटरमीडिएट फास्टिंग का मतलब है कि आप कुछ समय के लिए भोजन ना लें। तो अगर आप जब कुछ समय के लिए भोजन नहीं लेते हैं तो आप अपने शरीर को आराम दे देते हैं।
आंतरिक अंग जितने भी हैं, जो भी आपके, चाहे वो स्टमक है, चाहे वो इंटेस्टाइन है, आमाशय है या आंतें हैं, उनको उस दौरान कम कार्य करना पड़ता है। जब कम कार्य करते हैं तो एक तरीके से क्लीनिंग हो जाती है बॉडी की। तो इंटरमीडिएट फास्टिंग का एक अगर पहलू देखें तो वो बहुत ही लाभदायक है, लेकिन जब यही इंटरमीडिएट फास्टिंग आपकी लॉन्ग टर्म के लिए कोई करने लग जाए, उसने महीने भर तक सोचा कि मैं 8 घंटे या 10 घंटे तक फास्टिंग पर रहूँगी, तो वो हानिकारक हो जाएगा। उससे उसका मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत स्लो हो जाएगा और वो उसके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर देगा। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर डॉक्टरी परामर्श से या एक सुझाव के द्वारा की जाए तो सही है, तो मगर सही है, सभी के लिए नहीं है। सभी के लिए नहीं है। खुद कभी भी स्वास्थ्य के उसमें जिस एनवायरनमेंट में आजकल हम लोग रह रहे हैं ना, प्योर चीज़ मिलना कई बार बहुत दिक्कत की बात होती है, पोल्यूशन बढ़ा हुआ है, तो कोई भी अगर आप इंटरमीडिएट फास्टिंग पर जाते हैं तो ऐसी चीज़ों को करने के पहले या कोई भी सप्लीमेंट लेने के पहले हमेशा डॉक्टरी सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जी डॉक्टर साहब, जैसे आजकल के दौर में भी हमने देखा है कि बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, चाहे वो पढ़ाई का बोझ हो या खुद को प्रूव करने की उनकी जिज्ञासा ललक हो, मगर उसमें ऐसा देखा गया है कि बच्चे खाना नहीं ढंग से खाते और फिर अवसाद में चले जाते हैं। तो क्या ऐसे फूड अवेलेबल हैं हमारे पास जिनको हम खा के अपनी मेंटल हेल्थ के साथ साथ अपने शरीर दोनों को मतलब पोषण दे सकते हैं? एक उदाहरण देना चाहूँगी हिमाचल का ही। अगर इसमें आप देखें तो 25% स्कूल के बच्चे ऐसे हैं जो कि अंडरवेट हैं, जिनका कि वजन कम है, और 14% लड़कियां ऐसी हैं जो कि एनीमिक हैं। तो ये आंकड़ा देख के पता चलता है कि बच्चे कितने माल नरिश्ड हैं, कितने कुपोषित हैं। भारत में पता ही है सभी को कि अभी भी कुपोषण यहाँ से गया नहीं है। अब जब बात आती है कि बच्चों के स्ट्रेस की, तो बच्चों का ये जो पढ़ाई के दौर में, या आप देखें कोरोना के टाइम की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम बढ़ा, वर्कलोड बढ़ा बच्चों के पर, तो इन सभी का उनके आहार पर भी बहुत प्रभाव पड़ा। वो कैसे उनके स्ट्रेस को कम किया जाए, कहते हैं कि अगर बच्चा स्वस्थ रहेगा तभी उसका आउटपुट रिजल्ट भी अच्छा निकल पाएगा। अगर उसकी हेल्थ ही नहीं ठीक है तो उसका जो आउटपुट है वो अपने आप से ही धीरे धीरे कम होता जाएगा। ग्रेस्पिंग पावर या फिर कंसंट्रेशन की बात करें, सब धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो बच्चों में एक चीज़ करने की बहुत आवश्यकता है कि जो कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि बच्चे वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बहुत ही कम करते हैं। कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें तो खा रहे हैं, लेकिन ज़रूरत क्या है, या तो बच्चा अंडरवेट हो रहा है या फिर ओवरवेट हो रहा है, स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, तो और दोनों ही हानिकारक हैं। तो उन्हें कार्बोहाइड्रेट का जो इंटेक है या फैट का जो इंटेक है वो थोड़ा सा कम करके प्रोटीन का, विटामिन और मिनरल का, इन सब का इंटेक बढ़ाना होगा। तो विटामिन और मिनरल की बात करूं तो वो आपका फ्रूट्स और वेजिटेबल से बहुत अच्छी मात्रा में मिलेगा। तो बच्चों के खाने में डेली फ्रूट्स डालें पेरेंट्स, कि कोई भी दिन ऐसा ना बीते कि वो फ्रूट्स ना खाएं या वेजिटेबल ना लें, दालें ना खाएं। तो उससे क्या होगा कि वो अपने आप से हेल्थ की तरफ, उनकी हेल्थ जो होगी वो अच्छी होती जाएगी। और फिर उनका डॉक्टर साहब, जैसे हमने बात की शुरुआत में, आपने कहा कि इसका कंसेप्ट है सभी के लिए पोषण, जो इस माह हम पोषण माह मना रहे हैं, तो इसमें अगर हम बात करें कि किस तरह के रिफॉर्म्स सरकार की तरफ से लाए जा सकते हैं, या किस तरह के रिफॉर्म्स की हमारे समाज को ज़रूरत है कि हम इसमें हर एक तक एक बैलेंस डाइट का कंसेप्ट पहुँचा सकें, आपके विचार उस पर जानना चाहूँगा। मेरे विचार तो यही है कि सबसे पहले ज़रूरी है कि लोगों को इन्फॉर्म किया जाए। कई बार क्या होता है कि सही जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, और जब सही जानकारी नहीं पहुंच पाती है तो वो खाना तो खा रहे हैं, पेट तो उनका भर रहा है, मतलब किफ़ायती आहार तो उन्हें मिल जा रहा है, लेकिन वो आहार किस मात्रा में वो उनको लेना चाहिए वो उनको जानकारी नहीं है। कि उन्होंने अपनी डाइट में, उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ कि एक डायबिटिक पेशेंट है, उसने अपना कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम कर दिया क्योंकि कैलोरीज उसको कम चाहिए, उसने कार्बोहाइड्रेट कम कर दिया। लेकिन अब उसको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट कम किया है तो प्रोटीन इंटेक उसको बढ़ाना है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का काम है, मुख्य कार्य है ऊर्जा देना। अब कार्बोहाइड्रेट एक व्यक्ति कम ले रहा है जो कि डायबिटिक है, तो ऊर्जा उसको कहाँ से मिलेगी? तो ऊर्जा देने का काम फिर प्रोटीन शुरू कर देगा। प्रोटीन वृद्धि और विकास भी करेगा, साथ में ऊर्जा देने का भी काम करेगा। तो यही मेरा जो व्यू है वो यही है कि लोगों को सही जानकारी सही व्यक्ति तक पहुंचाई जाए, जिससे वो सही मात्रा में, सही अनुपात में आहार ले सकें। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि सभी तक पहले इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी है और बाद में उनको इस बारे में
खुद से भी ये सोचना है कि उन्हें उनके लिए क्या सही है, क्या तभी सही वो है। बैलेंस डाइट को फॉलो कर सकेंगे। तो डॉक्टर साहब, आप आज इस कार्यक्रम में आए, आपने बहुत सी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। मुझे पूरा यकीन है कि दर्शकों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। तो दर्शकों, इस प्रोग्राम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार एक नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।